मासूम बॉडी पर वही एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज में आप सभी का शेख इफ्तिखार। हम आपके पास वो मोड़ लेकर आ रहे हैं जो 2016 में परभनी ज़िला एवं समूचे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या गुजरा, जिसमें हम बताएंगे 23 जुलाई को यहाँ पर एटीएस ने एक लड़के को पकड़ा जिसमें नासिर बिन अबू बकर याफ़ई, उनके साथ साथ मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद रईसुद्दीन और मोहम्मद इकबाल, इन्हें 14 जुलाई 2016 के रोज़ एटीएस के दस्ते ने पकड़ के ले गया था। उसमें यह बताया गया था कि घात-पात की आशंका जताई गई थी कि इनके पास कुछ औजारें मिली है, क्या मिली है, ये अभी तक भी गुलदस्ते में ही रहा है। मामला उस वक्त बहुत बड़ा गरमाने के बाद माहौल पूरी तरीके से ये था कि परभनी ज़िले के अंदर एक हड़कंप मची हुई थी और पूरे समूचे महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला बन गया था कि हर मीडिया का, हर अखबार का, छोटे छोटे अखबार यानी साप्ताहिक का भी सुर्खियां बन चुकी थी कि भाई परभनी ज़िला एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर ठहरा हुआ है। इस दौरान ये यानी कि हम ये बताएंगे कि बेकसूर बच्चे हैं या फिर अगर से गुनाहगार है तो जल्दी सज़ा हो जाए। लेकिन इस बात को लेकर हमारे साथ आज यहाँ के हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट इब्राहिम हर्बट ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं इस मामले को लेकर। 23 जुलाई 2016 को एटीएस मुंबई ने इस मामले को लेकर जो तो रजिस्टर जो नोन की थी 23 जुलाई में, उसको देखते हुए यहाँ से मोहम्मद शाहिद को उठाया गया था। मोहम्मद शाहिद खान, इसके वकील एडवोकेट इब्राहिम हर्बट, ये जो तो हाई कोर्ट के वकील है, इन्होंने ये जजमेंट अभी तक लगाया हुआ है कि 4 साल नहीं, इन्होंने 2020 से किस तरह से लड़ रहे हैं, इस अपने क्लाइंट के लिए वो किस तरह बाहर निकालेंगे, ये हम उनसे पूरी तरह से तफसील लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में किस तरह से वाक़या आ रहा है और वो जो बच्चे अंदर अटके हुए उनके साथ कैसी परेशानी आई, क्या दुविधा आई, आइए हाई कोर्ट वकील हम इब्राहिम हर्बट से मिलते हैं जो तो यहाँ के उन्होंने मोहम्मद शाहिद खान के वकील बने हुए हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने वकील साहब, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में परभनी से जो तो एक वाक़या हुआ था जिसके आप वकील हैं आज शाहिद खान के, तो ये मामला किस तरह से आया, ज़रा हमारे व्यूवर्स और दर्शकों को बताइए कि भाई अब क्या मामला आएगा। देखिए, ये जो मामला है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि 14 जुलाई 2016 को परभनी के अंदर जो है एक एफआईआर एटीएस महाराष्ट्र ने रजिस्टर किया, जिसके अंदर ये कहा गया कि परभनी के कुछ लड़के ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड सीरिया, इस नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है उसको बैन कर दिया है। उस बैन के बाद जो है 4 बच्चों को जो है परभनी से अरेस्ट किया गया और बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ यानी कि सख्त क़ानून जो होता है, जिसके अंदर जो है ज़मानत का प्रोविज़न भी नहीं है, जो है UAPA, उस UAPA के तहत बच्चों को अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद जो है उसके ऊपर बहुत पेपरबाजी हुई, बयानबाजी हुई। यहाँ के जो MLA साहब हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ATS का दस्ता भी होना चाहिए, बहुत सारे जो है आतंकवादी यहाँ पर छुपे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ जो है महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील जो NIA और ATS के मैटर्स चलाते हैं, एडवोकेट तहवर पठान, बिल्कुल उनकी जो है काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता। बहुत बड़े और बहुत जो है काबिल वकील हैं, अल्लाह उनको जो है सेहत दे, उनकी जो है उम्र में बरकत दे। मैं उनका शागिर्द भी रह चुका हूँ। उन्होंने इस मैटर के अंदर जो है बहुत मेहनत की और जो है पहली बार 2016 में ही अक्यूज़ नंबर 1 यानी कि जो है नासिर बिन अबू बकर याफ़ई, उसके लिए सर ने एक बेल पिटिशन फाइल की नांदेड़ कोर्ट में और कहा कि जिस लिहाज का ये मैटर है उसको उसी सीरियसनेस के साथ डील करना चाहिए। ये मैटर UAPA का है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो काम कर सकती है और जो कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले रही है, जो बच्चों को जो है रिमांड पे भेज रही है, उस कोर्ट को ये करने के पावर्स ही नहीं है। बहुत सीरियस मैटर है ये और उसको उस सीरियसनेस के साथ भी देखना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है NIA की जो ये ATS की जो कोर्ट थी नांदेड़ की, उन्होंने उस मुद्दे को जो है धिक्कार दिया और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सर ने हार नहीं मानी और उस मुद्दे को जो है एडवोकेट तहवर पठान सर हाई कोर्ट लेकर गए और रिट पिटीशन फाइल की गई। क्योंकि औरंगाबाद में नांदेड़ का जुरिस्डिक्शन है, औरंगाबाद हाई कोर्ट में मैटर जो है चला और काफ़ी क्रूशल उसके अंदर जो है पठान सर ने लड़ाई की। आखिर में ये कहा गया कि भाई ये मैटर जो है वो चीफ जस्टिस के पास जाएगा। अच्छा। और चीफ जस्टिस बम्बई हाई कोर्ट के पास वो मैटर गया और चीफ जस्टिस ने ख़ास तौर में इसके लिए एक बेंच बनाई
और जस्टिस मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने इस मैटर को सुना। ये मैटर इतना क्रूशल था कि इस मैटर के लिए एनआईए के एजी यानी अटर्नी जनरल और एटीएस के अटर्नी जनरल इसके अंदर अपीयर हुए और काफ़ी जो है लंबा ये मैटर चला और आखिर में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्यूज़ नंबर 1 की जो है रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। 5022 रिट पिटीशन नंबर 2018 को 5 सितंबर को ये रिट पिटीशन रिजेक्ट हो गई। पठान सर ने उसके बाद भी हार नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट उसको फाइल करने चले गए और उन्होंने उसको फाइल कर दिया। 2018 से वो जो रिट पिटीशन है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इसके बीच में ये हुआ कि इसके अलावा याफी के अलावा दूसरे जो बच्चे थे उनकी कोई ज़मानत आज तक फाइल नहीं हुई थी। इसके बीच में ये हुआ कि 2020 के अंदर ऐसा ही एक मैटर पंजाब के अंदर हुआ। विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर ऐसा मैटर होने के बाद वहाँ की जो एनआईए कोर्ट थी उसने उसके मैटर को, उसकी ज़मानत को खारिज कर दिया। उसके वकील जो है हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई और एक तारीखी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर दिया कि नहीं, जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है वही इसका कॉग्निजेंस ले सकती है, स्टेट की जो मैजिस्ट्रेट है वो इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। और तारीखी जजमेंट 2020 में पैंडेमिक में जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा था उसके अंदर जस्टिस KM जोयस और RF नरीमन की 3 जजेस की पीठ ने जो है ये जजमेंट दिया। उसके बाद ये हुआ कि जो है अक्यूज़ नंबर 2 मोहम्मद शाहिद जो है उसके वालिद साहब मुझ तक जो है आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा कोई जजमेंट आया है और उनके बच्चे ने जेल में से वो जजमेंट उनको भेजा है। उनके बच्चे ने जेल में से उनको जो है पोस्ट किया कि वालिद साहब ऐसा ऐसा कोई जजमेंट आया और मेरी ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाए। अब जो जमीयत तो ऑलरेडी उसके अंदर जो है कहीं खर्च कर रही थी और जमीयत का ये कहना था कि भाई अक्यूज़ नंबर 1 की जो है ऑलरेडी फ़ाइल हो चुकी है, उसका जो है इंतज़ार किया जाए। लेकिन उसकी फ़ैमिली जो है वो चाहती थी कि भाई उसकी कोई ज़मानत लगे, लेकिन जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पैसे उनके पास नहीं हैं, कोई बड़ा वकील वो हायर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है हमारी मदद करें। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं उसके अंदर आपकी मदद करूँगा। और जो है हमने उसके अंदर मैंने एनआईए की स्पेशल कोर्ट मुंबई के अंदर एक ज़मानत अर्ज़ी शाहिद खान के लिए, सिर्फ अक्यूज़ नंबर 2 के लिए हमने उसको फ़ाइल किया। 13 जुलाई 2021 को उसके ऊपर एक कोर्ट ने, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उसके ऊपर हियरिंग लिया। 13 जून 2021 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इसके ऊपर हियरिंग लिया और काफ़ी क्रूशल हमारी उसके अंदर बहस रही। और बहस होने के बाद जो है एनआईए जो है इन सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई। इसलिए एनआईए ने कहा कि हम इसके अंदर किसी सीनियर वकील को अपॉइंट करना चाहते हैं, हमको वक्त दिया जाए। और कोर्ट ने जो है उनको काफ़ी लंबा वक्त देने की जो है ये कही, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा ये था, उसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा अपोज था। मैंने कहा कि सर इट्स अ मैटर ऑफ लिबर्टी एंड कोर्ट इज़ अ गार्जियन ऑफ लिबर्टी। एक इंसान जो है अंदर है और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी आज़ादी की हिफाजत कोर्ट करे। हमारी बात को, हमारी एप्लीकेशन को कोर्ट ने जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने कहा कि आप वकील साहब कब की डेट चाहते हैं। हमने कहा कि अर्लीस्ट पॉसिबल जितना हो सके आप उसमें दीजिए। और कोर्ट ने 18 तारीख की जो है तारीख उसमें दिया और 18 तारीख को फिर मैं कोर्ट के अंदर जो है हाज़िर हुआ और कोर्ट में हाज़िर होने के बाद फिर उसके ऊपर हमारी क्रूशल जो है एक बहस चली। एनआईए के जो सीनियर वकील हैं एडवोकेट चिमनकर सर, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि सर ऑलरेडी हाई कोर्ट इसके अंदर जो है रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर चुका है, अब आप इसके अंदर इनको एंटरटेन ना करें। तो हमारा उसके अंदर कंटेंशन ये था कि हमने कहा कि सर अक्यूज़ नंबर 1 के लिए रिजेक्ट हुआ है जबकि अक्यूज़ नंबर 2 के लिए रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम बेल के लिए इंटाइटल हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो हम पर लागू होता है। सारी हमारी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। इंशाअल्लाह कल यानी कि 22 जून 2021 को उसका जजमेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि कल अगर उसका जजमेंट होता है या अगली तारीख मिलती है, कल जो है दोपहर तक या 4 बजे तक इस बात का फ़ैसला हो जाएगा। आपको बात पता चल जाएगी 4 बजे तक। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट इब्राहिम साहब हार्बर्ट, जो एक बच्चे के उसके नाइंसाफ़ी जो हुई है उसके साथ उसके लिए इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद से लड़ रहे हैं। हम तमाम हमारे व्यूअर्स
और परभनी ज़िले एवं परभनी महाराष्ट्र के जितने लोग हैं उन लोगों को हम ये हमारे माध्यम से, हमारे न्यूज़ परभनी महानगर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ये निर्दोष बच्चे हैं, इनके लिए दुआ कीजिए कि ये बच्चे खुशखुराम अपने घरों को पहुँचे और जो दोषी है उन्हें ज़रूर सज़ा मिले। ये हमारे पास, हम ये बात से आपके पास संदेश भेज रहे हैं कि जो निर्दोष बच्चे हैं इन्हें छुड़ाने के लिए आप जो तो दिल कोशिश से दुआ कीजिए। सब कहते हैं कि सब चीज़ों की मर्द दुआ है, तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है और एक अपील है, दर्दमंदाना अपील है उन परिवार की तरफ से कि उनके बच्चे उनके घर तक पहुँचे। इसके लिए आप अपने परिवार की तरफ से भी दुआ कीजिए और वकील साहब को भी ये हिम्मत दीजिए कि आने वाले दिनों में ये और 2 बच्चे जो है उसमें अटके हुए उनके वास्ते भी लड़ने की कोशिश करें और उन्हें आज़ादी दिलाए। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं और ये आपको हमारा ये जो मुलाकात ली हुई है किस तरह पसंद आई, इसके लिए कमेंट ज़रूर करें, शेयर, और ये पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल लोक पुकार में। मैं हूं सैयद जुनैद और आज हम महाराष्ट्र के परतूर में मौजूद है और आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनका नाम है अजीम पाशा, ये जो कि अंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम बातचीत करते हैं इनसे। सर, आपका मकसद क्या है इस संगठन को चलाने के लिए? मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक सामाजिक चळवळ है, आंदोलन है और अधिकारों पे आधारित ये संगठन है जिसके उद्देश्य तो 14 है, लेकिन हम 4 को एक जगह पर लाके लक्ष्य केंद्रित कर राइट टू फूड है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है। उसके बाद में हमारे वर्कर जो है कामगारों के मसाइल है, इन सिलसिले में हम काम करते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को खड़ा करते हैं अपने अधिकार लेने के लिए। भारतीय राज्य घटना का जो सपना है उसको किस तरीके से साकार किया जा सकता है। देश के संविधान की धारा 21 इज़्ज़त वाली ज़िंदगी की गारंटी देती है, तो हम लोगों को बताते हैं कि वो कैसे हासिल की जा सकती है। उसके लिए हमको किस तरीके से अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरण की ज़रूरत है, एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। इसके लिए एमपीजे सामाजिक आंदोलन खड़ा कर लोगों में अवेयरनेस निर्माण करके पैदा कर उनको खड़ा करता है। खुद के अधिकार लेने के लिए खुद ही को लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, जब कहीं जाकर संविधान के दिए हुए अधिकार उसको हासिल होंगे। सर, आप इस संगठन में कितने साल से काम करते हैं? ये संगठन महाराष्ट्र में विगत 17 वर्ष से काम कर रही है और मैं इस संगठन से 27 मार्च 2005 हज हाउस मुंबई से इसका आरंभ हुआ था। संस्थापक सदस्य हूँ मैं इसका, पहले दिन ही से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और महीने में अपना पूरा समय पिछले 17 सालों से इस संगठन के विस्तार के लिए मैं मुसलसल लगा हुआ हूँ, प्रयास करता हूँ। तो मेरा ये संघर्ष के संगठन के साथ में 17 साल है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोने कोने में लोगों के बीच में जाकर संगठन का विस्तार किया जाए और लोगों को खड़ा किया जाए और उनके अधिकार दिलाए जाए। सर, आप इस संगठन में 17 साल से काम करते हैं, तो अभी तक आपने कितने काम मुकम्मल किए हैं और कौन कौन से हैं? देखिए, 17 सालों का इतिहास कुछ क्षणों में, मिनटों में नहीं रखा जा सकता। बड़ी सफलताएं इसने प्राप्त की है। आप देखिए कि भोजन के अधिकार को लेकर सब में ज़्यादा काम महाराष्ट्र के अंदर हमने किया है। अब भोजन के अधिकार की जब बात आती है तो हमारा लक्ष्य केंद्रित सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण व्यवस्था की तरफ जाता है, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं या स्वस्थ धन्य की दुकान कहते हैं। लेकिन ये पूरी लड़ाई है कि ग्रामीण में जो दिया जा रहा है, शहर लेवल पे जो दिया जा रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सर्व समावेशक हो, ये हर इंसान को मिले जिसको भोजन की आवश्यकता है, उन सब के लिए मिले। तो एक लड़ाई तो पूरे के पूरा इम्प्लीमेंट हो भोजन के अधिकार अधिनियम का, और उसके साथ में उसके एक भाग बोलकर जो राशन व्यवस्था की एक दुकान है, जिसको हम राशन की दुकान कहते हैं, वहाँ से जो लोगों को मान सम्मान के साथ में उनका जो अधिकार मिलना चाहिए, जो ब्लैकमेलिंग वहाँ पर होती है, 10-15 किलो देकर उसको चला दिया जाता है, भिखारी की जैसी वागणूक दी जाती है। तो हमने लाभ आरती में जो लाभ उठा रहे हैं उनके अंदर ये जरूरत पैदा की कि दुकानदारों से वो पूछे कि मेरे 35 किलो में मिलना चाहिए, आप 15 किलो देकर मेरा माल ओपन मार्केट में ब्लैक से बेच रहे हैं। तो हमने जरूरत पैदा की
महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो आंदोलन हमने चलाया पिछले 17 सालों में, उसमें लोगों में जरूरत पैदा हुई, ऑन टेबल लोगों की शिकायत हुई, फिर उसको तहसीलदार के सामने पेश किया गया और महाराष्ट्र में कई दुकानों का परवाना रद्द हुआ। ये बड़ी सफलता है कि लोग खड़ा हुए अपने अधिकार लेने के लिए। तो पहला तो ये है कि हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा किया, लोग खड़े हुए और कंप्लेन करने की जरूरत उनमें पैदा हुई, उसकी प्रतिक्रिया हमको देखने के लिए मिली। दूसरा ये है कि हमने राइट टू हेल्थ के अंतर्गत बहुत काम किया, दवाखानों के सर्वे किए कि सरकारी दवाखाना कितनी लोक संख्या पे होना चाहिए, प्राइमरी कितनी पे होना चाहिए, 10 पलंग का, 25 पलंग का, 50 पलंग का, 100 बेड का किस तरीके से होना चाहिए, उसके वास्ते हमने उसके सर्वे किए, लोगों में अवेयरनेस पैदा किए कि ये सरकारी दवाखाने जो करोड़ों के बने हुए, करोड़ों के सरकारी दवाखाने हैं, अरबों की उसमें मशीनरी है, उसके ऑपरेट करने वाले नहीं, उसको ऑपरेट करने वाले नहीं, ऑपरेट करने वाला तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है। तो हमने लोगों को कहा कि हमारी हुकूमत साल को लाखों हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन ये ओपन मार्केट में बिक जाता है। आप खड़े रहिए, आपको प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इलाज आपको यहाँ पे मिलता है। आप इसको सक्षम और दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। लोगों में हमने ज़रूरत पैदा की, लोगों में हमने हिम्मत पैदा की, लोगों को हमने जागरूक किया, एजुकेटेड किया, जानकारी से भर दिया, तो उसका परिवर्तन हमको देखने के लिए मिला। तीसरा, हमने ऐसी लेकर RTE को लेकर, राइट टू एजुकेशन के लेकर आज लोगों की सोच बनी हुई है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये बन चुकी है कि सरकारी चीज़ों को लेते हुए MPJ ने ये काम किया कि लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जाए और भारतीय राज्य घटना का जो सपना है उसको किस तरीके से साकार किया जा सकता, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस कार्य कर रही है। सर मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, सर अभी जो उर्दू स्कूलों में जो शिक्षण की जो हालत है बहुत एकदम नीचे गिरी हुई है, तो उसके लिए आपका क्या मूवमेंट है और आप क्या करना चाहेंगे और उसको ऊपर लाने के लिए? नहीं, उसके लिए कोशिश ये, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी शिक्षण संस्था है, विशेष तौर पे सरकारी शिक्षण प्रणाली है, जिला परिषद स्कूल के बारे में सर? नहीं, पूरे के बारे में, टोटल जो सरकारी है टोटल आ जा रहा है उसके अंदर, तो वो उसके वास्ते जो उसकी कमेटियाँ होती है उसके अंदर मोहल्ले के ऐसे लोग जाए जो जागरूक हो, पढ़े लिखे हो। ऐसा ना हो कि ससुरे का स्कूल है तो बहू उसकी हेडमास्टरनी बन जा रही है और जवाई उसका सेक्रेटरी बन जा रहा है। वो लोग जो काबिल है वो वहाँ पर जाए और कमेटी में भी वो लोग जाए, उसमें आम लोगों की प्रतिनिधित्व वहाँ पे हो, उनको सदस्यता मिले, जो समाज के अंदर काम करते हैं, जो शिक्षा को लेके काम करते हैं, जो शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने के लिए काम करते हैं, इसके लिए MPJ काम कर रही है। और ऐसे लोग मोहल्ले के अंदर है, जो मोहल्ले के लोग हैं वही उस कमेटी के अंदर रहे और वो स्कूल पे नज़र रखे कि किस तरीके से काम चल रहा है। तो मध्याह्न भोजन के मार अभी तो बंद है फिलहाल लॉकडाउन में, लेकिन जहर परोसा जा रहा है, धनुरे, कॉकरोच, हल्लिया, कीड़े, सिपला का खिलाए जा रहे हैं, मेनू अलग अलग है, 5 दिनों का एक ही चीज़ खिलाई जा रही है, पीले चावल खिलाए जा रहे हैं जिससे बच्चे की जान को खतरा। ये पूरी चीज़ों पे वाच रखने के लिए शिक्षण समिति जो है हमारी, उसको सक्षम मजबूत बनाकर उसका मार्गदर्शन कर उसको खड़ा किया जाए कि जिम्मेदारी उसकी है, वो उसको सुधारे। तो उसके मार्गदर्शन के भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो तो MPJ ने लिए। और अभी गुज़िश्ता विगत वर्ष सप्ताह के अंदर हमने पूरे तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ने महाराष्ट्र लेवल से आदरणीय मुख्यमंत्री को ये लिखा है कि ऑक्सीजन प्लांट के सिलसिले में, दवाखाने की मरम्मत के सिलसिले में, वहाँ पे स्टाफ बढ़ाने के सिलसिले में, हर जगह पे ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाए, इसको लेकर वहाँ पे पूरा खर्चा जो है जो आ रहा है वो महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के अंतर्गत में फ्री में हो। ये सब चीज़ों को लेकर निवेदन किया गया और उसमें से बहुत सारी बातें 99% आदरणीय महाराष्ट्र की हुकूमत ने, मुख्यमंत्री साहब ने MPJ की जो मांग थी उसको उन्होंने कबूल किया। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके के महाराष्ट्र का निर्माण हो जहाँ हर किसी को वो पूरी चीज़ें जो भारतीय संविधान ने दी वो उसको हासिल हो। आप परतूर में हैं, परतूर की जनता के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इस टाइम में हम परतूर की जनता को भी और महाराष्ट्र की जनता को भी यही अपील कर रहे हैं कि एक बड़ा मंच है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का, जो बिना जाति व धर्म, मज़हब व मिल्लत पूरी मानवता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमको नफ़रत की दुनिया से निकलकर मोहब्बत की दुनिया में आना है। इंसानियत को हम कितना फ़ायदा पहुंचा सकते